अब मेरे पास जो लास्ट क्लास का टॉपिक था, मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ, वहां से कंटिन्यूएशन में पकड़ते हैं। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, ये ई नॉट की जो वैल्यूज है ये निकाली कैसे जाती होंगी, कैसे पता चलता होगा। तो एंड में मैंने लिया था कि एक साइड आप रख दीजिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी ली थी हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी भी एक साइड आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड रख दीजिए, दूसरी साइड वो रख दीजिए जिसका आपको पोटेंशियल निकालना है। अगर मैं उसी जगह पे पहुंचूं जो मैं बात कर रही थी, तो एक बार आपको दिखा भी देती हूं व्हाट डज इट मीन, कि भाई लास्ट क्लास में नहीं ध्यान रहा हो, ढंग से सुन नहीं पाए थे, तो कोई भी एक साइड चूज कर ली उस कंटेनर के लिए जिसकी मेरे को पोटेंशियल निकालना है। सपोज आप कहते हो मेरे को निकल का पोटेंशियल निकालना है, तो यहां पर मैंने निकल की सॉल्यूशन और निकल की इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट कराते हुए रख दिया। निकल के कंटेनर, इस कंटेनर में निकल सल्फेट के साथ निकल की रॉड लगा के रख दी, और इसका पोटेंशियल निकालना मेरा काम है। सॉल्ट ब्रिज वगैरह वो सब लगाया, सब किया, और इधर दूसरा कंटेनर कौन सा रख दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसका पोटेंशियल मेरे को पता है 0.0 वोल्ट है। नाउ जो भी यहां पर मैंने इलेक्ट्रोड्स के साथ वोल्ट मीटर और एम मीटर जो भी लगाया था, उससे मेरे को करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे ही मेरे को करंट की डायरेक्शन मिलेगी, मेरे को क्या पता चल जाएगा, भाई करंट कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में गया है। नाउ इफ आई से मेरे निडल की डायरेक्शन ये थी, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या रही होगी, ये, यानी निकल वाली इलेक्ट्रोड थी क्या, एनोड, राइट। और मेरे पास गिना चुना एक ही फॉर्मूला है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मैं यहां पर कैथोड की वैल्यू पुट करने चली, कैथोड की तो पता है मेरे को फिक्स्ड है, अनुबल यही हो, 0.0 पुट किया मैंने। उसके बाद ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, इसको एज इट इज रहने देंगे। फिर आया मेरे पास एनोड, एनोड की वैल्यू इज माय जॉब, मेरे को तो पता ही नहीं, वो निकालनी थी, तो उसकी जगह मैंने क्या पुट किया, क्वेश्चन मार्क। और इस जगह पर जो वैल्यू आई होगी, वट एवर बी द वैल्यू, वो मैंने पुट कर दी। सपोज 1.26 वैल्यू आ रही है, जब इसकी 0 है, इसकी प्लस 1.26 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस माइनस को मैं यहां ले आऊं, और अपने आप निकल की वैल्यू ई नॉट इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन आ गई ये। दिस इज हाउ वी टेक रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स यूज। हो सकता है यहां पे निकल के बजाय मैं क्लोरीन का लिखती इलेक्ट्रोड, Cl2 इन कॉन्टैक्ट विद Cl नेगेटिव प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर, तो मेरे को क्या मिलता, मुझे पता है लेकिन आपको नहीं पता, ऑल्दो आपको भी पता चल जाना चाहिए वैसे। निडल की डायरेक्शन आई इस साइड, मुझे पता है क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन ही रिड्यूस होगा, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन सबसे माइनस में आते हैं, आई नो ऑलरेडी, तो डायरेक्शन इधर होगी। अब अगर करंट की डायरेक्शन इधर होगी बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, ये मेरा रफ वर्क है, ये मेरी सोच है, मैं तो, मेरे को पता थोड़ी था कि क्लोरीन का क्या होना, तो मैंने जहां बनाया, मेरा तराजू क्या होगा, हमेशा मेरी लैब में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर फिक्स पड़ी होगी, मैं यहां कंटेनर बदल बदल के करती रहूंगी, मैं बार बार थोड़ी कंटेनर की जगह बदलूंगी। ऐसे ही होता है, एक स्टैंडर्ड बना पड़ा है, उसके साथ हर बच्चे को एक इलेक्ट्रोड पकड़ा दिया, आओ जी हर रिसर्च वाले को निकालो, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो हम छेड़ेंगे भी नहीं। यहां आया, इसकी डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर, मतलब इस केस में ये क्या बना होगा, एनोड, ये क्या बना होगा, कैथोड। अपने आप वहां वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि एनोड जो चीज बनी है उसकी वैल्यू 0.0 है, कैथोड की वैल्यू अपने आप आ गई पॉजिटिव में। सो इस तरह से मैंने, और ये बोर्ड का क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है 2 नंबर का, हाउ कैन यू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2+/Mg। तो हाउ का मतलब क्या है, कैसे आप मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हो, ये आपको कहा गया। तो इसका मतलब आपसे पूछ लिया गया कैसे, कैसे में आपने ये पूरा बताना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कोई कोई 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ सकता है, फॉर एग्जाम्पल दिस, कि आपको ये नहीं पता होता एग्जामिनर को क्या चाहिए, उस वक्त आप कंफ्यूज होते हो, तो जब कंफ्यूजन है तो सारा लिख दो
कि भाई हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चूज करेंगे जिसकी ये कंडीशन होती है, इसका 0.0 वोल्ट एज्यूम्ड होता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है, और फिर बना दिया डायग्राम। इधर की साइड अननोन पोटेंशियल वाला कंटेनर रखेंगे, जैसे आपके केस में है मैग्नीशियम, तो यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट, उसके अंदर डाल दी मैग्नीशियम की रॉड और पूरा सेल बना दिया, और उसके बाद ये 4-5 लाइनें लिख दी विद दिस फॉर्मूला, जॉब डन। भाई आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस है, वो भी 2 नंबर का आपने देखा, सोचते सोचते लिखने में आपको लग जाएगा। जब तीसरी चौथी बार टेस्ट होते हैं, जो बोर्ड के मॉक टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट या जो भी, तब धीरे धीरे इतनी आदत पड़ जाती है कि ये तो क्वेश्चन इतनी बार कर लिया, पता है क्या होगा। तो शुरुआत में आपको जिस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगते हैं, आखिरी बोर्ड में जाने से पहले आपको 2.5 मिनट लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट होता है मुझे इतना लिखना है, इतना करना है। सो इस तरह से आपका एक ये प्लेन क्वेश्चन अगर आए तो ये रहा मेरे पास। इस प्लेन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के चक्कर में आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं कि किसी को कैसे पता चला होगा क्लोरीन की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब क्यों वो आपके सामने आ गया, ये फॉर्मूला बताता है। दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप ऑल पोटेंशियल अंडर वन हेडिंग, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, टू जस्ट ब्रिंग इन वेरी सिंपल थिंग। तो अब मैं आज की क्लास को स्टार्ट करती हूँ। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड थी एनसीईआरटी के हिसाब से एक ही, लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, इक्का दुक्का टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी और जेई में अलग हैं, तो शायद इसके लिए मुझे एक क्लास अलग लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा एज करके, जिसमें मैं एलजेपी वगैरह भी लूंगी। आप देखेंगे हर क्लास में 5-5, 10-10 मिनट का एक एक टॉपिक जरूर एड ऑन होता जाएगा, जो एक्स्ट्रा एज के लिए रखा जाएगा। सो अब अगर हम पकड़ें, अंकिता आप आगे आ जाओ, गिरीशा के पास, मनन वहां स्पेस ले। लड़कियों ने एक एक बैठ के ना पूरी क्लास की एक रो खराब कर रखी है। बॉयज थोड़ा सा सोचते हैं इधर क्यों बैठे, तो इतनी अकल खुद ही लगा लिया करो आप लोग, कोई कोई तो डबल बैठ जाया करो। उन लोगों को हमेशा ये कॉन्शियस रहेगा कि हम इधर क्यों बैठे, हम उधर ही बैठ लेते हैं। तो जस्ट यूटिलाइज दिस स्पेस ना, अपने आप सोच लिया करो, सारी गर्ल्स बैठ जाया करो दो दो, यार क्या प्रॉब्लम है, कभी कभार, नॉट ऑलवेज। सो शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मेरे पास पहला रेफरेंस था अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। दूसरा रेफरेंस जो सिर्फ आपको जेई और नीट में मिलेगा, मिलेगा मतलब ऐसा नहीं है कि शायद मिले, ये मिलेगा, ये है कैलुमल इलेक्ट्रोड। कैलुमल इलेक्ट्रोड में कोई लंबा चौड़ा लोड नहीं लेना आपने, सिर्फ क्या याद करना है वो मैं बता देती हूँ, ड्रॉ एक बार कर लो कि तसल्ली हो जाए, याद रहे कि यहाँ एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर हमने बनाया था, इससे याददाश्त रहेगी। आपसे कोई ये कभी ड्रॉ नहीं करा सकता क्योंकि बोर्ड का सिलेबस नहीं है। एन अवस्थी के क्वेश्चन जब आप करेंगे या हमारी डीपीपी के क्वेश्चन आप करेंगे, जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आती है तो आपको क्या सोचना है अपने बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए, वो आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। और कैलुमल इलेक्ट्रोड आती है जेई नीट के क्वेश्चन में, तो क्या सोचना है, बस वो याद करना है। ये तो इसलिए कि आपको याद रहे ऐसा कुछ किया था और कहाँ किया था। तो आप ड्रॉ करते रहिए, साथ साथ में बोलती रहती है, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए। आप बच्चों में से किसी एक का माइक ऑन है शायद, आई थिंक कनिका तुम्हारा, तो छोटी छोटी डिस्टरबेंस ना मेरी रिकॉर्डिंग में आएगी, हो सके तो इसे म्यूट कर लेना बच्चा। सो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, एक मैंने कंटेनर लिया जिसमें नीचे भारी होता है मरकरी, मरकरी मैंने सबसे बेस में नीचे ले रखा है, जो ब्लैक कलर से जो लिया है ये वाला है मरकरी। इस मरकरी की सॉल्यूशन के ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड का सेमी सॉलिड, तो लॉजिकली ये सॉलिड ही हुआ, पेस्ट डाला है, सॉलिड पेस्ट डाला है। मरकरी भी मैं ना सॉलिड बोल सकती हूँ ना लिक्विड बोल सकती हूँ, आपको पता है वो लिक्विड मैं इसलिए नहीं बोल सकती कि वो मेरा हाथ गीला नहीं करता, वो किसी सरफेस पे जाता है तो उसको गीला नहीं करता, इसलिए हम मरकरी को वैसे कह देते हैं लिक्विड मेटल, लेकिन बेटर वर्ड इज इट इज सेमी सॉलिड टाइप, या लिक्विड कह दो, चलो फ्लो तो है ही, कुछ ही कह दो, उसका इतना इशू नहीं लेना चाहिए। मरकरी और उसके ऊपर उसका सॉलिड मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट, उसके ऊपर मैंने KCl की सॉल्यूशन डाली है, राइट। और अब काम क्या कर रहे हैं हम, देखिए कॉपर की वायर मैंने इसके साथ जोड़ी और यहां पर भी मरकरी है, राइट। तो इस तरह से मरकरी जो है अपने आयन के कांटेक्ट में है, चेक, यहां पर मरकरी +1 में है, ये मैंने वेंट ऑफ फैक्टर कराते वक्त +1 इसमें अपने पिछले चैप्टर सॉल्यूशन में बताया था कि मर्क्यूरी की वेंट ऑफ फैक्टर में तड़ाक से 4 मत लिख देना, वो जो मेरा पूरा टेबल मैंने वेंट ऑफ फैक्टर्स का बताया था उसमें मैंने स्पेशली कराया था कि आपको काफी जगह ये काम आएगा। मर्क्यूरी की +1 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, तो इसकी +1 ही होती है। सो यहां पर मर्क्यूरी के आयन अपने ही एलिमेंट मेटल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो इलेक्ट्रोड तो ऐसे ही बनती है। ऊपर मैंने ये एक
ये जो कॉपर की वायर है, लेकिन यहां से बच्चों प्लेटिनम शुरू हो गया है। यहां से, क्योंकि ये कॉपर की वायर तो सर्किट की है कि मेरे को एक इलेक्ट्रोड की जगह, एक बार देख लेना बच्चों फिर ड्रॉ कर लो, रुक जाओ। मेरे को क्या मिलता है, एक ओपन सर्किट मिलता है, कॉपर की वायर लगी हुई है, उस वायर में जाके मुझे अपनी इलेक्ट्रोड जोड़नी है। तो ये कोई ओपन सर्किट चल रहा है, उधर शायद कोई और इलेक्ट्रोड लगी हुई है, जिंक की, निकल की, किसी की भी लगी हुई है। तो ये जब यहां पर लगी हुई है दूसरी कोई भी वायर, कोई भी कंडक्टिंग वायर, जनरली क्या होगी, कॉपर वायर, मेरी इलेक्ट्रोड यहां से स्टार्ट हो रही है, तो मैं प्लेटिनम की जो छोटी सी तार है उसको इस कॉपर के साथ जोड़ दूंगी। लेकिन ये जो आ रहा है, दिस इज प्लेटिनम वायर, ये प्लेटिनम वायर है। क्योंकि आपको पता है मेरे को यहाँ प्लेटिनम डालना इसलिए जरूरी है, अंदर KCl और पता नहीं क्या क्या सॉल्यूशंस लूंगी मैं, तो रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए मैं नोबल मेटल चूज करूंगी टू बी ऑन वेरी सेफर साइड। तो ये प्लेटिनम वायर है। इस सारे सेटअप में ये रहा सॉल्ट ब्रिज, यानी कि मैं इसको यहां पर मौजूद एक और कंटेनर से जब चाहे जोड़ सकती हूँ, यहां पे कंटेनर, और ये कॉपर वायर जो है इसके साथ ऊपर से सर्किट कंप्लीट करने में आ जाएगी। तो इसको इमेजिन करने के लिए कि एक सेल का हिस्सा है, मैंने आपको ऐसे बताया। ये तो हुआ कि इस कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है। इसका आपने क्या करना है, आपको ये डायग्राम नहीं देना किसी को, ना कोई आपसे डायग्राम पूछेगा। इस हिस्से का रिएक्शन क्या है, आज आपको इसी की प्रैक्टिस मिलेगी। हाफ सेल या एक इलेक्ट्रोड का रिएक्शन कैसे लिखते हैं, सानवी आगे आ सकते हो, कैसे लिखते हैं। तो अब आप देखिए, ये इलेक्ट्रोड आप कभी भी कहीं भी लगाओ, इधर या इधर, कैथोड की साइड या एनोड की साइड, कभी भी लगाओ, पोटेंशियल वैल्यू तो रिडक्शन ही पुट करोगे। अब जो लोग DPP में फंस रहे हैं, घुस रहे हैं, उनको इतना तो आइडिया हो गया कि चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे, वैल्यू तो मेरे को किसकी पुट करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, तो मेरे को तो पोटेंशियल वैल्यू ही पुट करनी है। तो वो हाफ सेल का रिएक्शन इज दिस। अभी इस रिएक्शन में मैं आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनाऊंगी, जस्ट स्टार्ट है और वो भी JEE नीट का है ये, तो ध्यान से पहले नोट हो जाए। आपसे ये हर वक्त एक्सपेक्टेड होगा, द मोमेंट यू सी कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये डायग्राम आज बस, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। कैलोमल इलेक्ट्रोड का मतलब है मरकरी नाम का जो सेमी सॉलिड या लिक्विड कह देती हूँ, मरकरी नाम का लिक्विड जो है अपने आयंस के कांटेक्ट में है वाया अ सॉलिड पेस्ट, और उसके अंदर एक और एक्वस सॉल्यूशन मैंने डाल रखी है AgCl। क्यों डाल रखी है, मेरे को Cl आयंस के लिए चाहिए थी ये। सो इस तरह से ये हाफ सेल होगा, इस पे कैथोड होगी। अगर ये कैथोड बन रही है तो इस हाफ सेल को स्टैंडर्ड नोटेशन के एंड वाले हिस्से में लिखोगे, ये अगर एनोड बन रही है तो इसको शुरुआत वाले हिस्से में लिखोगे। इससे ज्यादा आपको आज तो कुछ नहीं चाहिए, एक आधी क्लास बाद चाहिए होगा तो मैं बताऊंगी। उस दिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगी, कैलोमल का हाफ सेल लाके दो, बस। इस हिस्से से कैलोमल का हाफ सेल, लेकिन कैलोमल का हाफ सेल में रट तो लू, बट रिएक्शन कहां मेरे को समझ आ रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड द रिएक्शन। तो अगर इसका रिएक्शन अंडरस्टैंड करूं, मरकरी दो दो Cl नेगेटिव से रिएक्ट कर रहा है, तो अब समझ में आ गया KCl क्यों चाहिए, मेरे को क्लोराइड आयंस के लिए चाहिए। मरकरी दो दो Cl नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है। चेक, इस प्रोसेस में हुआ क्या, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, मरकरी का तो ऑक्सीडेशन ही हुआ। तो अगर तो तुम्हें इसको कैथोड लगाना होगा तो पलट दोगे, इतना तो हमने 2 क्लासेस में कर लिया। और अगर ऑक्सीडेशन दिखाना होगा तो ये, तो हाफ सेल, चाहे आप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला याद कराना बच्चों को इजी होता है, इसलिए मैं ऑक्सीडेशन वाला याद करा रही हूँ। इफ समवेयर यू फाइंड कैलोमल इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग एज कैथोड, आप बस इस रिएक्शन को इमीडिएट पलट दो, कुछ और नहीं करना। आपसे एक्सपेक्टेड ज्यादा ये वाला इक्वेशन है। जहां भी आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड मिलेगी, आपसे रिएक्शन मांगा होगा, एक साइड जिंक है एक साइड कैलोमल है, बताओ जी सेल रिएक्शन और उसका EMF। तो आप सेल रिएक्शन कैसे बताओगे, पहले पता तो हो कैलोमल क्या करता है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ लेगा, जिंक 2 पॉजिटिव पकड़ लेगा और रिड्यूस हो जाएगा, बस सेल रिएक्शन में फर्क है और कुछ नहीं। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड का सेल रिएक्शन नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ये बोर्ड्स वगैरह में कभी इसका नाम भी नहीं आएगा, तो इसीलिए कभी भी स्कूल एग्जाम या जब भी आपके प्री बोर्ड्स होंगे उस वक्त इस हिस्से को बिल्कुल मत देखिएगा जी। वो देखो, कॉपर वायर तो बाहर का सर्किट पूरा करने के लिए है, वो तो सेल की जो बाहर की तार है जिसपे हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो वो है। प्लेटिनम वायर मुझे कॉपर, मतलब इसको अगले कंटेनर से कनेक्ट करने के लिए कोई तो कंडक्टिंग वायर चाहिए, मतलब इस कंटेनर में और अगला उधर जो एक और कंटेनर है उसमें कनेक्टिंग वायर कौन सी होगी। यहां तक मैं कॉपर नहीं लाई नीचे तक। पिछले केसेस में क्या कर रहे थे, एक सॉलिड मेटल की रॉड थी, यहां मैं मरकरी की रॉड नहीं बना सकती ना, वो लिक्विड है।
तो जिसकी मैं रॉड नहीं बना सकती, जैसे गैस और लिक्विड, उसके लिए मैंने क्या दिया था लास्ट क्लास में? प्लेटिनम सरफेस, प्लेटिनम वायर, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में किया वही काम किया। जिसकी भी आप इलेक्ट्रोड नहीं बना पाओगे ड्यू टू एनी रीजन, उसके लिए आपको सरफेस तो प्लेटिनम का ही देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इसको देखते देखते आदत हो जाएगी, पता लग जाएगा, और चीजें पूछते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा। पहले हाफ सेल, रिएक्शन और ये डायग्राम, गेट इट इन योर कॉपीज। ये कहीं यूजुअली मिलता नहीं है बुक्स में, बस अचानक से कहीं से यूसेज आ जाता है कैलोमल इलेक्ट्रोड का। हो गया बच्चों? अब मेरे पास ये दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ज्यादातर चलेंगी। वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी क्या हुई? कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब मैं चलती हूं आगे। सॉरी, के स्पेक्टेटर आयन है, इसीलिए उसको हम सेल रिएक्शन में लिखना छोड़ चुके। स्पेक्टेटर आयन है, जो भी और चीजों जो भी है ये स्पेक्टेटर आयन की तरह रहेगा, क्योंकि के इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, पोटेशियम, इसको कोई आके रिड्यूस कर नहीं सकता बिजली के सिवाय, तो ये के प्लस की तरह घूमता रहेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, कुल मिला के अब ये भी सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चे नोट करें, कितनी इलेक्ट्रोड मेरे को इस चैप्टर में इकट्ठी करनी है। ये सारी इलेक्ट्रोड जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल है, आपने देखा ना, ये चाहे तो कैथोड बन जाती हैं, चाहे तो एनोड बन जाती हैं, पॉसिबल दोनों साइड होने की, डिपेंड करता है सामने कौन खड़ा है इसके। तो जो पिछली दो क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं वो है मेटल या उसके आयन की इलेक्ट्रोड, जो पिछली दो क्लासेस से और अभी भी आज भी वही चलेगी। गैस इलेक्ट्रोड्स भी हमने पढ़ ली लास्ट क्लास में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE या SHE कुछ ही ले लीजिए, यूजिंग प्लेटिनम। तीसरी इलेक्ट्रोड एक और कभी भी अचानक आपके सामने आ सकती है किसी भी एक क्वेश्चन में, नॉट इन अ टॉपिक, मूविंग फॉरवर्ड किसी टॉपिक में नहीं आएगा, अचानक किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कोई इलेक्ट्रोड, एमलगम इलेक्ट्रोड लिखी मिल सकती है। अब आप जैसे अभी अक्षित ने कहा कि पोटेशियम का क्या होगा, K+, मुझे पता है K+ को रिड्यूस करने की ताकत तो सिवाय लिथियम के किसी में है ही नहीं। आपको पता है लिथियम, पोटेशियम ये सबसे ज्यादा अपनी ऑक्सीडेशन दिखाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। लास्ट क्लास में देखा था ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी में। सो लिसन केयरफुली, अगर किसी रिएक्टिव मेटल की आपको इलेक्ट्रोड बनानी है, सोडियम के बारे में हम बहुत बात करते हैं, सोडियम ले आओ हवा में क्या होगा? आग लग जाएगी, इट इज हाईली रिएक्टिव। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पटाखों में क्या डाला जाता है? मैग्नीशियम। जरा सा पटाखों की फैक्ट्री में केयरलेसनेस हो, आग लगती है सबसे पहले जी। बड़े सारे केमिकल्स थे, एग्रीड, बड़े सारे केमिकल थे, मैग्नीशियम उसमें सबसे बड़ी रिस्की चीज है जो स्पार्कल डालता है पटाखों में। इतनी पेट्रोल पंप पे आग नहीं लगती जितनी पटाखों की फैक्ट्री में आग लगती है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम जैसी चीज है जो जरा हवा, पानी या उसके ऊपर हीट आई वो पकड़ लेगा आग। वो बहुत सेंसिटिव है, एनर्जी बैरियर उसका बहुत छोटा है। पेट्रोलियम का एनर्जी बैरियर बहुत ऊंचा है, एक बार आसपास चिंगारी हो तो मैग्नीशियम को जलने के लिए चिंगारी की जरूरत नहीं, थोड़े से फ्रिक्शन से ही जल जाता है। सो इतने रिएक्टिव मेटल की मैं इलेक्ट्रोड कैसे बना के लाऊं भाई? सोडियम, मैग्नीशियम, मैं उसको केरोसिन में डिप करके रख रही हूं, और जब मेरे को किसी रिएक्शन में काम लेना है तो उसका केरोसिन सुखा के उतार के उसके ऊपर से फिल्टर पेपर से तब जाके तो मैं उसे टेस्ट ट्यूब में यूज कर रही हूँ। उसकी इलेक्ट्रोड में 6 साल टिका के रख सकती हूँ, 5-5, 6-6 साल, 3-3 साल लगते हैं एक एक रिसर्च को, नहीं कर सकती। तो ऐसे रिएक्टिव मेटल्स का मैं क्या करूं? लिथियम आपने देख ही लिया क्या है, लिथियम उसकी वैल्यू देखिए -3 पॉइंट समथिंग, वो तो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। तो ऐसे रिएक्टिव मेटल्स को जनरली जब आपने इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज करना, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल तो इसका भी चाहिए भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के दिखाए थे मैंने लास्ट क्लास में, उसके लिए क्या किया जाता है? इनके ऊपर मरकरी का लेप लगाया जाता है, एमलगमेटेड मरकरी डाल दिया जाता है, लिक्विड है ना, इनके ऊपर समझ लीजिए मरकरी लेप लगा के इनको बचा के रखा जाता है कि आसपास की किसी गैस मॉइस्चर से रिएक्ट ना करें। तो सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ एमलगम, मरकरी का पूरा कोट लगा के उसको सिर्फ इतना अलाउ किया जाता है कि जो सेक्शन उसका सोडियम आयंस के साथ कनेक्ट होगा सिर्फ वही सेक्शन रिएक्ट करेगा, बाकी हवा पानी से उसे बचा लिया। तो एमलगमेटेड इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ मतलब यह है कि उसको बाकी लोगों से कट कर रखा है, रिएक्शन यही होगा जो आप जानते हैं। सोडियम
ऑक्सीडाइज होगा। अगर उस कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जनरली ऑक्सीडेशन ही होता है, और फिर भी मैं लिथियम ले आऊं सामने, तो सोडियम का क्या होगा? रिडक्शन। उसमें आप रिएक्शन को उल्टा कर दीजिएगा कि भाई अब सोडियम तो रिड्यूस ही होगा जब सामने उससे और बड़ा आ गया लिथियम। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एमलगमेटेड इलेक्ट्रोड्स। जब आप किसी अच्छी ऑब्जेक्टिव डीपीपी को करें, किसी भी बुक को करें, पास्ट ईयर्स करें, तो एमलगम वर्ड देख के परेशान मत होइएगा। सिर्फ मकसद क्या था बता दिया। इक्वेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, उसके बिहेवियर पे कोई असर नहीं पड़ा। नोटेड दीज 3 इलेक्ट्रोड्स। अब आ जाते हैं अपने फिर से वापस लौट के बेसिक टॉपिक पे जो चल रहा था। तो आज शुरुआत में थोड़ा ये कैलोमल वगैरह देना मुझे जरूरी था। तो अब आज का मेन टॉपिक जिसपे मुझे पूरी क्लास डेडिकेट करनी है, इसी क्लास में इसको क्लोज करना है। नए टॉपिक को स्टार्ट कर नहीं सकती क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है। तो जितनी देर लगी इसी टॉपिक में लगाएंगे, क्लोज होते ही आपको टेस्ट देंगे, क्योंकि इस टॉपिक के साथ किसी और टॉपिक को मैं मर्ज नहीं कर सकती। अब आ जाता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में, उनकी वैल्यूज किस किस चीज पे डिपेंड कर सकती हैं। सिर्फ 3 फैक्टर्स जो ई नॉट की वैल्यू को असर डाल सकते हैं, बदल सकते हैं। ई नॉट सॉरी ई नॉट भी कह लीजिए। नेचर ऑफ मेटल ऑफ कोर्स टेबल सारा बना पड़ा है। सोडियम की वैल्यू कुछ और होगी, पोटेशियम की वैल्यू कुछ और होगी, आयरन की कुछ और होगी, क्रोमियम की कुछ, एंड क्लोरीन की कुछ। तो मेटल हो, नॉन मेटल हो, जो भी हो, अलग अलग मेटल्स की वैल्यू, अलग अलग नॉन मेटल्स की वैल्यू अलग अलग होती है। इस पे हम लास्ट 2 क्लासेस डेडिकेट कर चुके हैं। हर एक का पोटेंशियल डिफरेंट होता है। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर, नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस एट ऑल। टेम्परेचर का इफेक्ट 12th में तो हम नहीं पढ़ सकते, हायर बट टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट, बस इतना बता सकती हूँ। पर टेम्परेचर का इफेक्ट किसी एंगल से आपके सिलेबस में कभी भी नहीं है, तो हम इसको बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आगे हम जा नहीं सकते। तीसरा और आखिरी, जिसपे आज की क्लास और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 3 हिस्सों में बटी है, उसका पहला हिस्सा इसी पे क्लोज होगा, कंसंट्रेशन। आपने देखा केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, सारा कंसंट्रेशन पे था चैप्टर। ऑर्डर 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 करते एंड हो गया। तो ये कंसंट्रेशन है। अब थोड़ी देर के लिए तो पेन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काफी आसान और ट्रिकी पार्ट है। कहीं ऐसा ना आप नोट करते करते मतलब कॉन्सेप्ट ना समझे। और जैसा मैं देख रही हूं आज का टेस्ट थोड़ा अच्छा बना है, क्योंकि यहां तक आते आते 12th वाले थोड़े से रियलाइजेशन में आ जाते हैं कि बस अब तो ये चैप्टर जनवरी से पहले एक ही बार पढ़ना है। तो आज का टेस्ट इज रियली गुड, अच्छे लेवल का है। सारी ट्रिक्स जो आप मिस्टेक्स कर सकते हो मैंने सारी डाल दी, बट मैं सारी करवाऊंगी, उसके बाद भी आप करोगे। पेपर इज रियली गुड, टुडेज पेपर। मुझे 2 बार लगा मैं क्वेश्चन बदलूं, देखते हैं, जाने देते हैं, स्टैंडर्ड सेट हो जाता है आपके टॉपिक का। तो अब थोड़ा थोड़ा यहां रहिएगा। कोई खास स्लाइड्स नहीं है मेरे पास, 8 ही स्लाइड्स हैं आज, जिसमें तीसरी पे हूं मैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए टॉपिक कितना छोटा है, सिर्फ इसमें गलतियां हैं, ट्रिक्स हैं। सो अब मेरे पास आज तक ई नॉट वैल्यू जो आई, उसका क्या मतलब था? ई मींस ईएमएफ या पोटेंशियल। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 1 मोलर, एज वेल एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। अच्छा, टेम्परेचर तो हमने हाथ नहीं लगाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना, गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन उसके प्रेशर में ही होती है। तो 1 मोलर तो मैं कॉपर सल्फेट की तो दे दूंगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस की इलेक्ट्रोड बन रही है, क्लोरीन गैस की बन रही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या दूंगी? वो होगी 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो उसका हमेशा कॉन्सेंट्रेशन 1 एटमॉस्फेयर होगा। आज तक मुझे ये मिला है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बदल दूं, ऑब्वियस है कंटेनर में जो आयंस है सारा खेल तो उन्होंने ही मचा रखा है। अगर तुम कंटेनर के अंदर आयंस को डबल कर दोगे, आधा कर दोगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा पोटेंशियल पर, कितना वो बात की बात है। तो इफ वी चेंज concentration of electrolyte in any beaker, any container, left or right, E naught of that particular electrode changes, and if that changes, E naught of cell changes. जो लोग नोट कर रहे थे अब कंप्लीट कर लें इसको। और अब क्या असर पड़ेगा वो देखना है मेरे को। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें मैंने सारी चीज लिखवाई, यानी एक नए टॉपिक की शुरुआत हुई। और वो नया टॉपिक क्या है मेरे लिए? नर्स्ट इक्वेशन। How concentration of electrolyte changes value of potential of single electrode, independent electrodes, as well as of course cell. ये है अब मेरा आज की डीपीपी पे भी यही टॉपिक लिखा हुआ होगा सिर्फ। और इसके क्वेश्चन बोर्ड्स में ना आए, आज तक नहीं हुआ।
जैसे हर साल का फिक्स्ड है जेई नीट में सॉल्यूशन से एक न्यूमेरिकल कंफर्म्ड आता है, वैसे ही इलेक्ट्रो से एक न्यूमेरिकल कंफर्म्ड आता है। मिस होने वाले चैप्टर्स में से ये वाले नहीं है। कई बार होता है ना, आप देखते हो इस चैप्टर से तो कुछ आया नहीं, अब तो खैर चैप्टर काट दी, इसलिए हर चैप्टर के अलावा किसी किसी से 2-3 क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन वो जो जेई और नीट में फिक्स नंबर न्यूमेरिकल्स का है, जैसे जेई में फिक्स है 10 न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोड का 2 हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोन इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंफर्म्ड है, आएगा ही आएगा। तो ये कंफर्म्ड क्वेश्चंस में से हैं, और इस चैप्टर में सबसे पहले उठता है नर्स्ट, मतलब सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ये है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? साइंटिस्ट नर्स्ट ने एक ऐसी इक्वेशन दी जिसमें उन्होंने कोई दिक्कत ही नहीं छोड़ी हमारे लिए कि मैं बताता हूं क्या असर पड़ेगा, सीधा एक फॉर्मूला दे दिया। क्या दिया? फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक सिंपल सी जिंक की इलेक्ट्रोड है, चेक, ये जिंक की इलेक्ट्रोड का मैंने सही लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एवरीथिंग, रिडक्शन पोटेंशियल है। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बात नहीं करूंगी, सारी बात मैं रिडक्शन पोटेंशियल में करूंगी, क्योंकि मेरे पास पूरी सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल में है। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हुआ तो ये। अब क्योंकि जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो मेरे को कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करनी पड़ेगी। इट हैज एनी वैल्यू इट कैन हैज। अब आप ये देखिए इसमें क्या वैल्यू हो सकती है, 0.1, वो सारे न्यूमेरिकल्स अभी हम करेंगे, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, मेरी मर्जी। मैंने अब मतलब 500 ml वाटर और डाल दिया तो कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी। तुमने लिया होगा 1 मोलर, मैंने पानी ज्यादा डाल दिया तो कॉन्सेंट्रेशन तो बदल गई, कम हो गई। So, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है क्वेश्चंस में, अब यहाँ स्टैंडर्ड नोटेशंस में, सेल्स में आज आप देखोगे स्टैंडर्ड नोटेशन में एक चीज और जुड़ जाएगी, आयन के नीचे उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 0.1, 0.0001, बस अब ये फर्क होगा। अब इस इलेक्ट्रोड का, यहां देखिए नॉट गायब कर दिया मैंने, कि अब मैं इस वाली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला जो नर्स ने दिया वो आपको दे रही हूं, एक इकलौता फॉर्मूला जिसपे पूरी डीपीपी है। और वो फॉर्मूला क्या कहता है? जो उसकी स्टैंडर्ड है पहले तो वो लिख लो तुम, ठीक है जी, वो मेरे को हमेशा टेबल से लेनी है या क्वेश्चन में देखनी है कहां गिवन है, जो लास्ट क्लास में था। ये हमेशा वही वाली नॉट जो टेबल में है, माइनस इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चों, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना। आर टी बाय एन एफ, एक एक सिंबल का मतलब अभी हम लेंगे, वैल्यू लेंगे, एक बार समझ लीजिए, पूरी डीपीपी इस पे है। आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग, ऊपर क्या लिखा है मैंने, अगेन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब इक्विलिब्रियम आता है तो हम कांस्टेंट क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यहां इक्विलिब्रियम नहीं आया, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वो जो क्यू होता है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच्ड, तो उस कॉन्सेंट्रेशन रेशियो को क्या कहते हैं, क्यू। तो कभी किसी क्वेश्चन में नेचुरल लॉग के आगे क्यू लिखा हो तो यस इट इज करेक्ट, ये क्यू है। जब इक्विलिब्रियम नहीं आया, इक्विलिब्रियम आते ही तो मैं इसको जीरो कर दूंगी, ये भी क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम आ गया फिर तो जीरो ही हो जाएगा, लास्ट क्लास में आपने देख लिया इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है, पोटेंशियल तो डिराइव नहीं हो रहा सेल से। तो अब आप जब ऑब्जेक्टिव करते हो तो आपको क्यों लिखा मिलता है, एब्सोल्युटली राइट। और बोर्ड में इस साल ऑब्जेक्टिव की वेटेज बढ़ाने का पहले ही हमारे पास आ गया, 40% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब अगर 100 नंबर का पेपर होना तो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में। सबसे ज्यादा नंबर कट रहे हैं लोगों के ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि उसमें कुछ इधर उधर का लिखा, कुछ स्टेप्स का कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं मिल रहा। कि ऑब्जेक्टिव में या तो सही है या गलत है, वहां तो कोई गुंजाइश नहीं कि आपके फॉर्मूला पुट का भी 1/4 मार्क्स मिल जाए। तो ज्यादातर जो बच्चे बोर्ड का पेपर दे के आ रहे हैं, अगर नंबर उनके कम आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा डाउन हो रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव की परसेंटेज 40 कर दी इस बार से आपके बोर्ड से। 40% अगर ऑब्जेक्टिव आना है तो वहां पर ऐसे ऑप्शंस में हम गलत हो जाएंगे। क्यू का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर आपने नर्स्ट के क्वेश्चन को आज के टेस्ट में भी मैंने इंश्योर किया है, जो बच्चा इक्वेशन नहीं लिख रहा इलेक्ट्रोड की या सेल की, उसका शर्तिया गलत हो, आई मेड श्योर कि ऐसा होना चाहिए। और जो भी लिख रहा है उसका क्वेश्चन सही हो, मैंने इतने इजी और ट्रिकी दिए हैं। ट्रिक इज ओनली वन, राइट द इक्वेशन देन क्वेश्चंस आर बट अ वॉक फॉर यू। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, जिंक, रिएक्टेंट क्या है, जिंक 2+। जब आप क्यू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेते हो, प्योर सॉलिड की तो 1 ही लिखते हो, बट चलिए उस बारे में बाद में बात करते हैं। इसको थोड़ा इजी आउट करते हैं, नेचुरल लॉग, अब तक तो आदत हो गई बट स्टिल नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303, बाकी सारी चीजें ऐसे जैसे। ये हमेशा गिवन होता है, या क्वेश्चन में या आपको कह दिया जाता है एनसीईआरटी का टेबल खोल लो या आप मेरे से मांग लोगे, ये हमेशा गिवन है। मतलब ये कोई निकलवाएगा आपसे, ये मतलब धरती पे बचा हुआ आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का कि मैं ये निकलवाऊं आपसे। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड गिवन है हमारे पास, तो ये तो अक्सर गिवन होगा।
-2.303 आर क्या है? गैस कांस्टेंट। अब समस्या क्या वैल्यू पुट करूं? आप ये देखिए यहां पर टेम्परेचर तो केल्विन में मैंने लिखा है, बट मैं भी बताती हूं मैंने क्यों लिखा है। क्या पता मैं इसको बदलूं, मेरे को लगता है मैंने गलत लिखा है, मुझे ये लिखना नहीं चाहिए। आई थिंक इट शुड नॉट बी 8.314, बट वील डिस्कस। 2.303 टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज मैं हैंडल नहीं कर सकती क्लास 12th में। टेम्परेचर इज फिक्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में हमेशा 298 पुट करना है। आर अभी मैं मान लेती हूँ 8.314 है, राइट? दिया है तो होगा, नर्स्ट की बात को एग्री कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। व्हाट इज एफ? अगला पार्ट ऑफ चैप्टर है फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आएगा अगला पार्ट, उसमें हम फेरेडेज के सारे लॉ, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो वहां हम बात करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 96500, बट मुझे पता है फिजिक्स के थ्रू आप सबको ये वैल्यू आती है ऑलरेडी, सो उसका मुझे अगेन हेडेक नहीं है। एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट है। शायद किसी को याद हो क्या होती है? 96487 या 84 कुछ ऐसी होती है, जितना मेरे को याद है। तो अगर जब भी हम फैराडे के अब अगली क्लास से क्वेश्चंस करेंगे, हमारे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो इस वजह से आएगा, आप लोग ले रहे होगे 96500 और एनसीईआरटी में जो इसका सोल्यूशन दे रखा है उसमें ले रखा होगा इसका 96487 समथिंग लाइक दैट। बट जिस दिन फैराडे होगा उस दिन मैं इसका वो वैल्यू भी दूंगी आपको। बट नर्स्ट के केस में व्हाई आई एम ब्लाइंडली यूजिंग 96500 बिकॉज ऑफ अ रीजन। एनीवेज, ये एक वैल्यू पुट करी, एन रह गया मेरे पास। व्हाट इज एन? आपने गलती आज करनी ही एन पे है, इसलिए यहां लिखा नहीं, क्योंकि सारा लेक्चर ही अब इस पे रहेगा, सारे क्वेश्चन में आप गलती यही करोगे। इन सब की वैल्यू में तो मेरे को नहीं लगता कोई गलती करता है। क्यों? क्योंकि नर्स ने क्या किया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इन सब की एक वैल्यू दे दी मेरे को, इसीलिए मैं हेडेक नहीं ले रही। फेराडे आप 96500 पुट करो, कि आप 96598 या 87 या 58 कुछ भी पुट करो, आई एम नॉट केयरिंग। व्हाई? बिकॉज आपको भी थोड़ी देर में मैंने बता देना, ये सारे फिक्स है, वो फेराडे ने खुद ही कह दिया, इनका मैं कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दे रहा हूँ 0.059। मेरा हेडेक खत्म, इसलिए मैं आर का हेडेक भी नहीं रही, मेरे को पुट ही नहीं करना। मेरे को ये सारों के लिए ये वैल्यू आ गई, बच गया क्या? सिर्फ एन। अब आती हूं इधर, जिंक क्या है? प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड का हम क्या लेंगे? 1। और जिंक 2+ क्या है? मोल पर लीटर में जो भी कॉन्सेंट्रेशन मेरे को क्वेश्चन में दी होगी मैं वो उतारूंगी। क्वेश्चन करेंगे बहुत से, आपके सवाल अभी जो आने होंगे मैं रोकूंगी, क्योंकि आप जो मेरे से पूछ रहे हो उसी पे एक एक क्वेश्चन में मैं आपको कन्वर्ट करके दूंगी। जो भी आपका डाउट आएगा वही मेरा क्वेश्चन होगा। तो अभी थोड़ी देर आप अपने आप को रोक के रखना क्वेश्चन से। इस सारे में मुझे ये पता चल गया कि मैं 2.303 आर, टी और एफ को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे वो फॉर्मूला इजी वे आउट होके ये मिल गया। अभी तक मुझे नहीं पता एन क्या है। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्ड थ्रू दैट वायर पर आयन और पर एटम। एक, अब वो क्या है वो मेरे को एग्जांपल्स के साथ ही समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए बेटर वर्ड मैं यहां लिखूंगी जब आप नोट करेंगे। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्ड इन वन सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल हुए वो है। तो अभी इसको लिखने से बचिएगा, आई विल शो यू विद एग्जांपल, क्योंकि गलती आपसे आज की क्लास में एन में ही होनी है। लॉग की गलती मैं अवॉइड करूंगी, क्योंकि अब लॉग में इतना फंसाते नहीं। बाकी आपको पता है बचा क्या इस इक्वेशन में, आप ही खुद ही बता दीजिए। ये आपसे कभी नहीं पूछ रहे, ये लॉग में आपको कम फंसाया जाएगा, 10 की पावर्स में दिया जा रहा है। जो लेटेस्ट क्वेश्चन देखूं मेरे पास क्या बचाया है ट्रैप के लिए, सिर्फ एन, तो मेरे क्वेश्चन उसी पे बनेंगे अभी। तो इस हिसाब से मेरे को पता चल गया कि क्या कहते हैं, मैं सारा नोट करने का टाइम दूंगी आपको। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बदला जा सकता है सिर्फ एक तरीके से। टेम्परेचर तो मैं मान रही हूं मेरे बस का नहीं, मैंने तो वो इसमें डाल दिया, हमारे सिलेबस में नहीं है। ये आप बदल नहीं सकते। हर रिएक्शन में कोई कहीं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, कहीं 1 का है, कहीं 3 का है, वो आपके हाथ में नहीं। ये वैसे ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज बची, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो ये सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म क्या हो जाएगी? छोटी। सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म छोटी हो गई तो मेरा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बड़ा। आज का सारा टेस्ट इसके ऊपर है। पर अब एक बात अगर आपको ध्यान रही, जब आप ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे, आपको सिर्फ इसमें ही परेशानी बनेगी। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ई सेल पे क्या असर पड़ेगा, न्यूमरेटर में अगर कुछ होगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इस पे क्या असर होगा, बस। और कितना?
तो आपके पास नए पोटेंशियल आ जाएगा एक इलेक्ट्रोड का, सपोज इट इज कैथोड। दूसरी साइड जो इलेक्ट्रोड लगी हुई होगी वो कौन सी होगी, एनोड। आप उसका भी पोटेंशियल ऐसे निकालोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। इससे बेटर ये नहीं है। आप देखिए ये कौन सी कैथोड, ये अगर मैंने बनाई कैथोड, ऐसे ही एक होगी एनोड, मैं उसकी नर्स्ट लिखूंगी और फिर फाइनली क्या करूंगी, मैं ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख के फिर वो कॉमन चीजें लेके काट पीट करूंगी। तो क्यों ना सेम इक्वेशन, सेम ही चीज आनी है, फिर से मैं रिएक्शन लिखूं और पूरे रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके देखती हूं। तो अब वो टाइम बचाने के लिए अगर मैं एक सेल के लिए लिखना चाहूंगी तो पहले मैं आपको सेल के लिए बता देती हूँ, चेक, फिर हाइड्रोजन वाली बात करेंगे। अब आपको एक सेल दे दिया, पहले क्या दिया था, हाफ सेल या एक इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड पे होने वाला रिएक्शन होता है हाफ सेल, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अगर मैंने आपको दे दिया है कंप्लीट सेल, स्टैंडर्ड नोटेशन को देख के आप उतारोगे सेल, आपको बनाना है सेल। अब इसमें अब मैं एन से बच नहीं सकती, यहां पे मैं आपको एन बताना शुरू करूंगी। चेक करना गलती कहां होती है अगर आपसे होती है। मुझे कहा गया इस सेल में एक कंटेनर में कॉन्सेंट्रेशन C1 था, दूसरे कंटेनर में कॉन्सेंट्रेशन C2 था। कौन सा कंटेनर है, तुम्हारा दिमाग। इसका पोटेंशियल बताओ कितना होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जितना भी है वो हम दे देंगे। इसके लिए नर्स लगाना है मुझे, तो क्या करना है, अब सेल के लिए ई सेल, उसी सेल के लिए स्टैंडर्ड, पिछली डीपीपी ई नॉट सेल निकालनी पई थी, आपको खुद निकालना पड़ेगा। अक्सर आपको कैथोड जो भी है इसके अंदर उसका ई नॉट दे रखा होगा, एनोड जो भी है इस पे प्रीवियस डीपीपी इज डेडिकेटेड टू दिस। आप ई नॉट सेल पहले अलग से निकालोगे और उसकी वैल्यू यहां पुट करोगे, जैसे आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलालिटी पहले अलग से निकाल के फिर पुट किया करते थे। यहां आपने ई नॉट सेल पुट किया, अब वही 0.059, ये 2 कैसे आया। गलती नंबर 1, आपको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो सबसे पहली गलती, और बार बार डाउट्स लेके आओगे आप, जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए बच्चों, तो आप लोग कहते हैं कॉपर ने 2 एक्सेप्ट किए, तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। भाई जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने पकड़े हैं, डोंट डू 2+2। ये वही 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है जो इससे इस तक गया या इससे इस तक गया। तो 2+2 4 कर डालना, ये सबसे पहली मिस्टेक होगी। जबकि जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लपक लिए और जिंक कॉपर बन गया। सो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 ना कि 4। पहली गलती आपकी n की वैल्यू में, आप जगह जगह एल्यूमिनियम के केस में 6 पुट करके आ जाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हर साल। भाई एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो दूसरी जो चीज थी उसने भी वही 3 एक्सेप्ट किए, तुम 6 क्यों पुट करते हो n की वैल्यू। तो फर्स्ट मिस्टेक n की वैल्यू में ये होगी, सेकंड मैं भी करवाऊंगी आपसे। तो यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2। अब देखना जरा, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट किया है प्रिया, कोई गलती तो नहीं की इसमें। कॉपर चार्ज गलती से भी पावर में मत लगा देना, ये चार्ज है। तो ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन वाला क्यू हो गया, ये तो सॉलिड है प्योर 1 1। अब मेरे पास एक सेल में सवाल आता है थ्योरेटिकल, ये सेल है जी, इसका ईएमएफ बढ़ाना है, 1.1 वोल्ट से ऊपर रखना है, क्या करोगे। मैं क्या करूंगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाती हूं, थोड़ा यहीं देखना, आराम से नोट करना, इसकी बढ़ाई कॉन्सेंट्रेशन तो ये वैल्यू छोटी हो गई, ये वैल्यू छोटी हो गई, तो सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म छोटी होगी तो बढ़ गया। मतलब मैं कॉपर के कंटेनर में ज्यादा कॉपर सल्फेट डालना चाहूंगी, जबकि जिंक के कंटेनर में जिंक सल्फेट कम डालना चाहूंगी। एक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई और मल्टीपल करेक्ट में आता है, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन घटाई, तो फाइनली मेरे सेल का ईएमएफ बढ़ेगा। बस आपसे गलती कहां होती है, जब आप पैनिक में, प्रेशर में या लेस कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, ये बढ़ रहा है तो ये टर्म घट रही है, तो सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म घटनी चाहिए। बस तीसरे स्टेप तक आते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब, खत्म। ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, खत्म। तीसरा स्टेप आया सोचने का, उतनी देर में तो पड़ोसी का पेन गिर रहा है, कोई पानी पीने उठ के जा रहा है, इसका तो हो गया, तो घर जा रहा है बैग बंद करके, बस वहां ध्यान गया और आपका पूरा चेन टूटी। होता यही है, आसपास के डिस्टरबेंस से कंसंट्रेशन ब्रेक हुई। ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल या ये फॉर्मूला मेरा आज का पूरा पार्ट है। अब इसको मैं देखूं, इस वाले क्वेश्चन के लिए लगाऊं, जब मेरे को क्वेश्चन में जिंक और कॉपर की वैल्यू दे रखी होगी डेनियल सेल की, मुझे पता है बाई चांस इसका तो मुझे पता है 1.1 ही आएगा, याद ही हो चुका है, इतनी बार बात हो गई आपसे।
यहां पर 0.059/2 लॉग, जो कॉन्सेंट्रेशन जिंक की और कॉपर की दे रखी है उसको पुट किया और ब्लू कलर से मैंने लिख दिया ये कंडीशन कभी डिसोबे नहीं होगी, कभी, हमेशा ई सेल पर असर इस तरह से पड़ेगा। अब आप एक सेल के लिए नर्स्ट को कैसे मैंने अप्लाई किया, जिसमें मेरे को वैल्यू का फोकस था सेल पे, वो देखिए। और ये हाँ मतलब आप ये देखिए, आप खुद एक बार कनेक्ट करो मेरे साथ, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, ये टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी, न्यूमरेटर है, सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म अगर बड़ी हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस। तो इस सेल की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू घटानी है तुमको, कम पोटेंशियल वाला सेल चाहिए, तो जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। कई जगह होता है ना, मेरे को 1.1 वोल्ट चाहिए ही नहीं, मेरी सर्किट फूक जाएगा, मेरे को तो 0.5 चाहिए, तो इसी की 0.5 कैसे बनाऊंगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, इसकी कंसंट्रेशन घटा दो। तो ये जो मैंने लिखा है C2/C1, C2 है जिंक कंटेनर में कॉन्सेंट्रेशन, C1 है कॉपर कंटेनर में कॉन्सेंट्रेशन। तो अब मैंने जब इतना शॉर्ट कर दिया तो मुझे पता है अगर आप न्यूमरेटर वाले की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल हमेशा घटेगा। अब इसमें क्या गलती कर सकते हैं हम, क्या गलती करने के लिए आपको मजबूर कर सकते हैं, आप तो नहीं करोगे। हम इस फॉर्मूले में हैव अ लुक, हम इस फॉर्मूले में देते वक्त प्लस कर दें, और इसको क्या करना पड़ेगा, आप तो याद करके आए थे न्यूमरेटर से ये होगा जो तुम बात कर रही थी, तभी मैंने कहा था आप तुम लोग जो डाउट आज पूछोगे वही मेरी लिस्टेड गलतियों में है ऑलरेडी। अगर हमने मैथमेटिकल ट्रैप दिया, यहां प्लस कर दिया, तो ये तो ऑटोमेटिकली उल्टा हो गया, बात सेम रहेगी। C2 की कॉन्सेंट, अब ये C2 कौन से वाला कंटेनर है बच्चों, एनोड की कैथोड, ध्यान दे लेना एक बार बच्चों, C2 में दिखा दूं ऐसे कैसे, C2 कौन सा कंटेनर है, क्यों कैथोड आ रहा है बार बार, C2 एनोड है, तो ये गांठ बांध लो ना, प्लस और माइनस के बजाय। एनोड के कंटेनर में अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा डाली तो सेल का ईएमएफ कम होगा। जैसे रेड कैट याद कर रखा है, वैसे ये याद करो, अगर एनोड के कंटेनर में आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, सॉल्यूशन सर्टेनली गड़बड़ होगी। आपको एनोड मोटी करनी चाहिए, वही तो डिप्लीट हो रही है, आप उसके नीचे की सॉल्यूशन को बढ़ा रहे हो, उल्टा काम तो कर ही रहे हो। अगर मेरे को सेल का ईएमएफ बढ़ाना है तो मैं एनोड की लाइफ को बढ़ाऊं या उसको मोटा करूं या उसके रिएक्शन को बढ़ाऊं, कुछ भी करूं, आप उसके नीचे की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पे लगे तो डिक्रीज तो होगी, उल्टा तो जाएगा ही। कैसे भी जुगाड़ लगा के याद करो, याद कर लो तो फायदे में रहोगे। ये जुगाड़ आपका अपना, कि एनोड के कंटेनर में आपने अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, ई सेल तो घटेगा ही घटेगा, बढ़ानी है तो कैथोड में बढ़ाओ ताकि पोटेंशियल बढ़ जाए। क्लियर है, लिख भी लिया होगा सबने अब तक भाई। DPP2 शायद सब तक पहुंच चुकी है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 निकालिए, एनसीईआरटी का ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, निकालिए और सिर्फ एक काम करके दीजिए मेरे को। रुको एक चीज और करनी है, सॉरी, रुको रुको, ये मतलब डीपीपी तो निकालनी है, इसके बाद तो वही करना है, आपने देख ही लिया। अगर गैशियस इलेक्ट्रोड हो तो नर्स्ट कैसे लगता है, सॉरी ये भी देखना चाहिए। इलेक्ट्रोड गैशियस तो होगी होगी मेरे पास, हाउ कैन इट बी कि मैं गैशियस ना लूं, मेरे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही गैशियस है। पता है आपको, आपके लिए बड़ा ऑब्वियस होगा, बट सेल रिएक्शन और एन की गलती ना हो, मेरे को एन के लिए बार बार लेना पड़ता है ये सेल रिएक्शन है, चेक। क्या आप इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कोई और सेल रिएक्शन मेरे को सजेस्ट कर सकते हो पारस, क्या इसको कोई भी किसी और तरीके से भी लिख सकता है, इफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लास्ट क्लास मैंने ये रिएक्शन बताया, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाते हैं, क्या इसको किसी और तरीके से लिखा जा सकता है, ना ना ना, वो तो कुछ कुछ चेंज, मतलब अलग तरीका इज रॉन्ग वर्ड गिवन बाय मी, मैं वो बोलना नहीं चाह रही, आपको कहा जाए लिखने को ना, रिएक्शन, इसमें कोई चेंज किसी से हो सकता है बाई चांस कि मैं ऐसे ना लिखूं ऐसे लिखूं, हो तो इसमें भी रिडक्शन रहा है, बैलेंसिंग में कुछ चेंज हो सकता है क्या, हाफ बैलेंसिंग का चेंज, कि आप इसकी आपका अगला जो इशू एन में आने वाला है ना, वो यही आने वाला है। अभी क्योंकि मैंने पूछ लिया, पांचवें छठे क्वेश्चन तक पूछते, जब तुम्हें मैं फोर्स करूंगी लिखो सेल रिएक्शन, तुम लोग तब इस चीज पे आओगे, क्यों बैलेंसिंग ऐसे नहीं कर सकते, यस कर सकते हो।
और करना बगी कोई क्वेश्चन आए, बात एक ही आएगी, वो log पावर 2 कट जाया करेगा। लेकिन मैं कहूंगी करना जैसे ही कोई क्वेश्चन आए, नथिंग रॉन्ग इन दिस, बात एक ही पड़ेगी, वही पावर, यही n1 हो जाएगा, उधर पावर हाफ हो जाएगी, ऊपर आके 2 हो जाएगा, बात घूम फिर के वहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक रियलाइज नहीं होगा। सो पॉइंट इज, आपको लास्ट क्लास में बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई असर नहीं पड़ता, वो बात अभी भी लागू होगी। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं करवाऊंगी एक क्वेश्चन में दोनों तरीके से, आप हाइड्रोजन की चेंज करिएगा जी। एन में क्यों नहीं डिफरेंस आएगा, एन जितना बदलेगा उतना इधर पावर वो कट जाएंगे, इधर 1 हुआ तो इधर पावर में हाफ आ जाएगा, वो इधर हाफ आ जाएगा, वो उल्टा करके 2 और 2 कट जाएंगे, मतलब ऊपर पावर हाफ आएगा, इधर नेगेटिव है, वो नीचे 2 सेम आ जाएगा, बात वही पड़ेगी। इस इक्वेशन को लेके भी मैं जल्दबाजी नहीं कर रही, मैं अपने उस पॉइंट पे अड़ी हुई हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सेल के ईएमएफ पे ढेला असर नहीं पड़ता, गलती से भी मत कर देना, लेकिन तुम्हें प्रूफ जस्टिफिकेशन अब मिल जाया करेगा। सो एनीवेज, अब अगर कोई गैसियस इक्वेशन है तो प्रेशर भी देना पड़ेगा और एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी देनी पड़ेगी, राइट? 1 मोलर तो नहीं है, और हो सकता है 1 मोलर भी हो, कोई एक चीज चेंज की हो, कोई दोनों ही चीज चेंज कर सकता है। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर तो एक ही बात होगी ना, चेंज तो दोनों ही कर सकते हैं वो। इसके लिए मैं इस पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू देखूं तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, नॉट हटा दिया मैंने, इसका नॉट तो आप सबको पता ही है, 0 माइनस 0.059 बाय एन, एन की जगह अब ऊपर के आपके बैलेंसिंग के हिसाब से क्या आएगा 2, इसकी वैल्यू क्योंकि 0 मैंने 0 लिख दी। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हो सकता है 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर दे रखा हो। प्रिया और भाविनी, या तो अगली क्लास से अलग बैठना शुरू कर दो, मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, बहुत सीरियस मैटर चल रहा है यहाँ। 1 बार, और यहां पर प्रेशर में क्या पुट करूंगी 1 बार, यहां प्रेशर हम चाहें तो बदल के दे सकते हैं, तैयारी रखिएगा इसकी। और प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है रेस टू पावर 2 करना ना भूलिएगा, ये मेरा अपना दुख है, क्योंकि यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, आपको पावर 2 लानी पड़ेगी। अब ये आपका सिंपल एनसीईआरटी पे चल रहा है, इसके इमीडिएट बाद में शिफ्ट होती हूँ एक जेई और नीट का काफी मुश्किल गिना जाने वाला क्वेश्चन, कितना इजीली हो सकता है देखना। इसमें तो जो वैल्यू आएगी आएगी, ये सारा तो मैंने कर दिया, थोड़ी देर के लिए सिर्फ वहां देखना जहां मैं कह रही हूं, इतने हिस्से को देखो बच्चों बस। अगर मैं इस H प्लस को ऊपर लाऊं तो क्या आ जाएगा, लॉग के आगे माइनस आ जाएगा, बाकी हिस्से को छोड़ देना। लॉग के आगे माइनस लाने का मतलब क्या है, मैंने इसको ऊपर ले आई, +1 के पार्ट से माइनस लॉग ऑफ H प्लस का क्या मतलब होता है, पीएच। पीएच देखते हम डर जाते हैं, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ गया, लॉग में ये 2 पहले ही बाहर ले आऊं, ठीक है, इस 2 को मैं बाहर ले आई, ये 2 और ये 2 आगे जाके कट जाने, मैं अभी काटने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो तो आप कर ही लोगे। इस 2 को मैं बाहर ले आई तो अंदर क्या बचा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ये मैं पहुंच गई हूं आपके जेई नीट के पार्ट पे। क्या मैं इसकी जगह सीधे पीएच लिख सकती हूँ, सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में गिने जाते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और पीएच का क्या रिश्ता है, जस्ट -0.059, कोई और चक्कर नहीं। बुक्स में ये डेरिवेशन नहीं दी होती, जितने अनवस्थी के में डीपीपी के क्वेश्चन दिखाओगे उसमें सॉल्यूशन में इतना लंबा कर रखा होता है, हमें हाय हाय मच जाती है। सीधे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन से जो पीएच निकलता है उसमें, और ईएमएफ ऑफ दैट इलेक्ट्रोड में डायरेक्ट रिलेशन के नाम पे क्या बचा, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसको डिराइव करने की, हमेशा याद रखिए। तो कैन आई एक्सप्रेस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन टर्म्स ऑफ पीएच, यस। अब नोट करिए इस स्लाइड को और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गैसियस इलेक्ट्रोड, तो नर्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। गैसियस इलेक्ट्रोड में मेरा लालच था मैं हाइड्रोजन ले लूं क्योंकि मेरे को पीएच भी साथ में कवर करने का मौका मिल जाता, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेती तो मेरी बात यहीं पर खत्म हो जाती, इस जगह तक, बाकी कोई भी गैस यहीं एंड हो जाती जो एनसीईआरटी का हिस्सा है। इसमें एनसीईआरटी का पार्ट स्टार तक है, कोई भी गैस होगी उसका इलेक्ट्रोड ऐसे बनाएंगे, उसके नीचे मैंने अपना लालच ले लिया जेई नीट के पार्ट को कवर करने का। करिए नोटिस को, वैल्यू यहां 1 नहीं पुट कर पाओगे, ये क्या है मतलब ये क्या है पहले मुझे बताओ,
प्रेशर ऑफ H2। इफ इट इज 1 तो वैल्यू कुछ और होगी, इफ इट इज 1 की जगह 2, 1.3, 0.3 तो वैल्यू बदल जाएगी। पोटेंशियल पे असर होगा और किस पे होगा? जो पिछली स्लाइड पे किया कि न्यूमरेटर भी बदल गया, डिनोमिनेटर भी बदल गया, तो क्या असर पड़ेगा? ये असर पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, तब ये एप्लीकेबल ही नहीं है, तब ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है, पीएच वाली। राइट मैंने ये कहा आगे के लिए बी प्रिपेयर्ड, जहां तक स्टार लगाया वहां तक एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो एनसीईआरटी के हिसाब से थी कि आपको प्रेशर भी चेंज करने को दिया जा सकता है। जहां मैं ये इधर आ गई वहां मैं ये मान के आ रही हूं अगर प्रेशर 1 बार है तो मैं पीएच के साथ इसको कैसे रिलेट कर सकती हूँ। गुड ऑब्जर्वेशन। आगे चले, नोट हो गया सबके साथ? ये भाई देख लो ये क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ पीएच। इसको डिराइव करने के चक्कर में हम नहीं रहेंगे, हमने एक बार कर लिया, हम इसको एज अ फॉर्मूला लर्न करेंगे क्योंकि उस वक्त इतनी डेरिवेशन यू कैन नॉट हैंडल जब भी आप हमें टेस्ट देते हैं। ये हमेशा याद रहे कि कैसे पीएच और पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कनेक्टेड है। चल सकते हैं आगे। अब ये भी हमने कर लिया। डीपीपी जो आपको पहुंची, जिन तक नहीं पहुंची शेयर कर लो, अभी धीरे धीरे पहुंच जाएगी। हम ढूंढ रहे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा किधर रखी हुई है। सो डीपीपी 2 शायद क्वेश्चन नंबर 4 सब्जेक्टिव या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखना ये 4 ही है। चलो आपके पास क्वेश्चन है इसलिए ये हेडिक तो गया कि क्वेश्चन नोट करना है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें ऐसे रिएक्शन दे रखा है या ये मैंने लिखा है सेम ऐसे ही दे रखा है? ये आपका बोर्ड का टिपिकल क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे हैंडल करना है, फिर करना कॉपी में। एक बार पहला क्वेश्चन है समझ लीजिए, फोर्थ इसलिए उठाया है कि इससे पहले वाले डायरेक्ट वैल्यू पुट अभी मैं करवाऊंगी आपसे, बट फोर्थ ऐसा है जिसमें मुझे इंटरवीन करना पड़ता है। ये मैंने लिखी सेल रिएक्शन, जो मैं एन एन पे बात कर रही हूं वो गलती यहां होती है, तो चेक। सेल रिएक्शन लिखने के बाद आप लोग मेरे को सबसे पहले बताओ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगलों ने बैलेंस करके दिया है। अगर मैं यहां पर 2 ना लगा के दूं, हिट एंड ट्रायल से सिंपल बैलेंसिंग है, आपसे एक्सपेक्टेड होगा। सेल रिएक्शन जब तक लिखोगे नहीं तब तक ये होश ही नहीं आएगा कि बैलेंस्ड है कि नहीं। अभी चौथा ही क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, पहला क्लास में डिस्कशन का, तो मैंने बैलेंस्ड आपको चुन के वो दिया जिसमें बैलेंसिंग थी। बस गलती कहां होगी, आपको बैलेंसिंग हम देंगे नहीं, स्टैंडर्ड सेल नोटेशन में दे देंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, आप एज इट इज सेल उतार दोगे, देखोगे ही नहीं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस किए कि नहीं। व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस? हेयर बैलेंसिंग इज जितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं उतने ही दिए जा रहे हैं, और वाइस वर्सा, और कोई बैलेंसिंग की आपको परवाह नहीं करनी। तो यहां पर आपने मुझे बताया मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, वही 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिल्वर ने मिलके एक्सेप्ट किए। तो अब उसकी वजह से, अच्छा क्वेश्चन में गिवन है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हमेशा ही गिवन होती है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा है, क्या होगा आंसर? सेम। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पार्ट्स बना दिए हमने उसमें कि तुम 2 लगा दो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ढेला असर नहीं पड़ता, ई नॉट या जो भी आपकी पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। तो ये तो तुम लोग कर ही लोगे, करना इत्मीनान से भी, कॉन्सेप्ट समझ लो, टाइम दूंगी आराम से करना। ई नॉट सेल क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। मेरी पिछली 2 क्लासेस इस क्वेश्चन में कवर कर ली, 3 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आया, हो गया पिछला सारा चैप्टर कवर जितना भी पढ़ा हमने। ई नॉट सेल निकालना ही तो सीख रहे थे, तो इसमें खुद ढूंढना पड़ेगा भाई कैथोड कौन सी, सिल्वर या एजी? एमजी में एजी क्यों बोल रहे हो, जी जी, सीधे बोलो ना सिल्वर, मुझे सुनाई दे, सिल्वर। और ये क्या होगा? एनोड मैग्नीशियम, वो भी तुम निकाल लोगे। और उसका फायदा क्या होगा तीसरे पार्ट में? ई सेल पूछा है तुमसे, जब ई सेल पूछा है करेंगे आप लोग, लेकिन एक बार आपको बता दूं क्या क्या करना है। पूछा आपसे ये आपसे सेकंड पार्ट में निकलवा लिया, मैंने एन की जगह छोड़ रखी थी कि एन आपसे ही पूछेंगे। एन आप लोग मुझे बता चुके, क्या आएगा? 2। पावर्स नहीं भूलनी। अब कॉन्सेंट्रेशन पे मैं आऊं, ज्यादातर 10 की पावर्स में मिल रही है क्योंकि बोर्ड में लॉग टेबल देना अब अलाउ नहीं है, तो हमें या तो लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में देनी है, साथ में आपको देना ही ऐसा जिसमें लॉग की समस्या ना आए। तो ये देखिए 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर -1, तो मैंने वही वैल्यू पुट करी, पावर लगाई, आगे का आप खुद सॉल्व करके ई सेल मेरे को दे सकते हैं। गो अहेड डू दिस क्वेश्चन, आगे का काम आप करिए क्योंकि मैथमेटिक्स में तो आपका हाथ चलना चाहिए। मेरे को एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, करो।
2.9 के आसपास ही दे रहे हैं सब लोग। क्वेश्चन थर्ड का रिएक्शन लिखो। इट्स अ गुड क्वेश्चन। डन। क्या लिखा है बोलना। Pb2 plus sorry Pb plus 2H positive gives H2 plus 2H positive जरूर। रेज टू पावर 2 का मतलब है बैलेंसिंग आपको ध्यान से रखनी है। और 2F लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, 2 फेरेडे जहां लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल। सहज लिख लिया रिएक्शन इसका। नर्स्ट हो गया। अब आप देखो कि मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन क्यों नहीं कराए, चौथे से क्यों शुरू किया। एवरीवन अब इधर आ जाओ। तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा, अब वो तुम्हारा +1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर ये गलतियां होंगी जो मैं नहीं लेने वाली है। मेरा कम 2.65। अगर ये नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार घर जाके आ गया, जिसका भी नहीं आ रहा इत्मीनान से देखना। ये क्वेश्चन जो भी है आपकी डीपीपी में है, देखना कौन से नंबर पे है। कैडमियम और निकल ये आपके चार्जेबल सेल्स हैं, वैसे जो डिजिटल कैमरा में यूज होते हैं ये यूज होते हैं, बट खैर ये टॉपिक आएगा। अभी मैं आपको वहां से एक क्वेश्चन करा रही हूँ, कोई ना कोई आपकी डीपीपी में होगा, देखना एक बार। तो फिर या तो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में होगा, कहीं तो होगा, नोट कर लो इसको एवरीवन। इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी दुनिया के सारे सिलेबसेस में सबसे छोटी है। 18 क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज। सॉल्यूशन में 40 से ऊपर थे, इसमें 18 क्वेश्चन है सिर्फ, जिसमें से 4 क्वेश्चन +1 के रेडॉक्स से उठा के डाल दिए। तो इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भरोसे वैसे भी मत रहना तुम लोग। हर टॉपिक का एक क्वेश्चन डाल के छुट्टी। इतना तो कर ही लेंगे, अब तक तो आदत होगी इनको। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी इंटेक्स बैक एक्सरसाइज में नहीं है, शायद मेरी डीपी में भी नहीं है, तो करिए मेरे साथ ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सेल दे दिया, राइट। स्टैंडर्ड नोटेशन से कैथोड एनोड की टेंशन छोड़ दीजिए, वो तो हमारी मजबूरी है, जो दिया है वो माननी पड़ेगी। उसके बाद कैडमियम और निकल की इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन जो होते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अपने आप लिख सकते हो कैडमियम 2 प्लस ऑब्लिक कैडमियम। मैं उस सबसे ये मान के चल रही हूँ, अंडरस्टूड है, इतना इतना क्यों हम अपने लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएं। दोनों की स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेरे को ऑलरेडी दे रखे हैं। पूछा क्या है इसके अंदर, जो क्वेश्चन मार्क है, शायद ऑब्जेक्टिव डीपीपी में हो ये क्वेश्चन, लेकिन होगा, ये सभी को करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम निकालिए, कैडमियम सल्फेट की जो सॉल्यूशन रही होगी वो कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, अगर सेल जो है वो इतना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि मेरे को इसकी वैल्यू दे दी सेल की ऑलरेडी, जो इतनी देर से आप निकाल रहे हो। अच्छा, स्टैंडर्ड आप कैथोड माइनस एनोड यहां से करके निकाल लोगे। सेल रिएक्शन जब आप लिखोगे आपको पता ही लग जाएगा अब तक तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है, 2 का। आपको कैडमियम 2 प्लस और निकल 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सही पुट करनी है। जो सेल रिएक्शन लिखने की वैल्यू है वो एन के लिए नहीं है, वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के लिए है। तो जब आप इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं, अब सेल रिएक्शन लिखना भी सिखा दूं, ऐसी चीज होगा जो एकदम आपको देखी भी ना हो, क्योंकि मेरे पास अगर क्वेश्चन ए और A2 प्लस बी और B2 प्लस में आ गया तो आपको पता ही नहीं है जिंक और कॉपर है, ये तो ए और बी है। तो उसके लिए आप कैसे लिखते हो, एक शॉर्टकट जिसमें हमेशा आपका करेक्ट होगा, शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगी बट ऑलवेज करेक्ट वाली बात। ये क्या है, एनोड। इस पे तो कोई नहीं हमारे को आर्ग्यूमेंट। एनोड है तो एनोड में तो एक ही काम होता है, वो है ऑक्सीडेशन। प्रिया एक बार यही देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाफ रिएक्शन तो पहले मैं ये लिख के बैठी हूं, ये होगा। और दूसरी साइड क्या है, निकल। निकल का क्या होना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में तो पक्का निकल 2 पॉजिटिव से क्या बनेगा, सेल रिएक्शन हमेशा ऐसे बनाओ। इससे ऑलवेज करेक्ट वाली बात है, आपका भी अपना कोई तरीका होगा, लेकिन मेरा तजुर्बा जो कहता है, जितना भी बच्चों से देखा है, गलती ही इन चीजों में करके आ रहे हैं। तो ये सेल रिएक्शन बनाने का सेफेस्ट वे है। आपको पता है लास्ट क्लास में आपको परेशान किया था मैंने ब्रोमाइड वाला केस देके, कैथोड वाली साइड। तो आप जो सोच रहे होते हो उसमें आपको फंसाना गिराना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैं नहीं इतना आपको गिरा पाऊंगी इस टॉपिक में। मेरे को अब सेल रिएक्शन मिल गया तो मुझे पता चल गया प्रोडक्ट में कौन है कैडमियम, रिएक्टेंट में कौन है निकल। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मैंने सही पुट किया है। अब मैं आगे चलूंगी। अगर तुम्हारा आंसर गिवन ऑप्शन से मैच ना किया करे, आगे का बाद में चेक किया करो, गलती इस एरिया में यहीं कहीं हुई है कोई वैल्यू पुट करने में।
आप गलती यही करोगे, उसके बाद नहीं करोगे। उसके बाद क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ज्यादा मैथमेटिक्स में ट्रैप नहीं किया जा रहा, जो यहां तक पहुंच गया कोशिश की जा रही है कैलकुलेशन इतनी आसान हो वो आगे तक भी पहुंच जाए। तो अब इसमें मैं चलूं आगे तो मेरे पास क्या है भाई, ई सेल मेरे को ऑलरेडी दे रखा था, ई नॉट सेल निकालना था, वो कैथोड माइनस एनोड करके मैं वो निकाल के बैठ गई। करेंगे आप खुद ही, लेकिन समझना, एक बार एंटी लॉग दोबारा ला रही हूं आपके सामने। ई सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ई नॉट सेल का समान मेरे को दे रखा था, मैंने निकाल लिया कैथोड माइनस एनोड करके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं 2 है, लॉग कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है और निकल की दे रखी है। ऐसा कुछ किया गया है इसके अंदर कि आपको एक बारी को ये भी पता चले। कई बार आप देखोगे ऑब्जेक्टिव में रेशियो ऑफ दीज टू पूछा है, यानी यही निकालना है, पूरा पूरा ये निकालना है, तो इसमें ये निकालने को मांग लिया मैंने आपसे। अब इसको फॉर वंस, इसके बाद इस चैप्टर में लॉग एंटी लॉग नहीं आएगा, 12th में पूरे में ही न्यूमेरिकली नहीं आने लॉग एंटी लॉग, तो क्या आना है। तो इन सबको मैं सॉर्ट करती चलती हूँ। कैसे? मेरे लिए आसान तरीका क्या है, पहले तो इस सारे को सॉल्व करके इधर ले गई और हैंडल कर दिया, वो एलसीएम लेके 2 के साथ जो करना है मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया देखिए, इस सारे को इधर ले गई, यहां क्या बचा, लॉग कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन और माइनस लॉग 2। क्यों किया है मैंने माइनस लॉग 2? नीचे था 2 डिवाइड वाला, उसको ऊपर ले आई तो माइनस लॉग 2 करना पड़ा मुझे। अब मेरे पास क्या बचती है चीज, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और तो कुछ नहीं है। देख लो एक बार, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग ना कर सको। तो मैंने सिंपल इधर उधर की हैं चीजें। log 2 की वैल्यू आपको मैंने क्वेश्चन में दे दी 0.301। आपने सॉर्ट करके यहां तक तो पहुंचा दिया, यहां तक मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी, आप सब अपनी कॉपी में पहुंचा सकते थे। लेकिन अब मेरे को आपको कहां लेके जाना है, मेरे को लेके जाना है एंटी लॉग में। तो अब मेरी एक वैल्यू रब हो गई, मैं वो यहाँ एनसीईआरटी से देख लूंगी क्या है। एंटी लॉग जब भी किसी चीज का देखते हो, उसके हमेशा 2 टुकड़े बनाने पड़ते हैं। एक टुकड़ा शुड बी अ होल नंबर, एक टुकड़ा शुड बी अ फ्रैक्शनल। अगर तो ये होल नंबर होता तो बात ही खत्म थी। -1.387 है, किसी भी इस तरह की वैल्यू का आप एंटीलॉग नहीं देख सकते, आपको इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है, 1.38 पकड़ लेती हूं मैं, कि इसमें एक होल नंबर आ जाए और इसमें एक फ्रैक्शनल आ जाए। तो मैं -2 प्लस क्या लिखूं जिसका आंसर ये आ जाए, 6 समथिंग, क्योंकि 8 पे रोक दिया है मैंने, तो मैं 62 ले लूं। इसका एल्जेब्रिक सम विल बी दिस ओनली। तो सबसे इधर 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 भाई, मुझे अगर अब ये लॉग इधर लाना है तो वो हो गया एंटी लॉग। मैं एंटी लॉग ऑफ दिस देखना चाहती हूँ। अगर एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन भी है तो आपको बोर्ड में सभी को करना है, तो ध्यान से सुनिए। आपको इसका एंटी लॉग चाहिए, होल नंबर का एंटी लॉग 10 की पावर, प्लस का हो गया मल्टीप्लाई। एंटी लॉग टेबल में जाके आप 0.62 का जीरो देखेंगे, तो मैंने कर रखा है यहां पे, तो 4.09। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम टेकन इन द इन दैट कंटेनर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मेरे को बहुत जल्दी जल्दी मैंने देखा दिखा नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में, ऑब्जेक्टिव में तो कम, ऑब्जेक्टिव में अगर आएंगे तो इंटीजर टाइप में आएंगे इतने लंबे कैलकुलेशन वाले, बट बोर्ड्स में ये आ रहे हैं। अब इसे इत्मीनान से नोट करिए, सॉल्व करिए इस तरह से कि कल को आप जब बोर्ड से पहले या किसी टेस्ट से पहले रिवाइज करें, आपको एंटी लॉग निकालने का तरीका भी फिर से रिफ्रेश हो जाए। करेक्शंस तो हो गए जो मुझे इस टॉपिक में करना था। अब डेल्टा जी क्या होता है, इसी टॉपिक को कंटिन्यू, इसी टॉपिक के पार्ट को कर रही हूं। सो मैं कोई नया टॉपिक नहीं शुरू कर रही बच्चों। व्हाट इज डेल्टा जी? गिब्स फ्री एनर्जी। जो रिएक्शन अपने आप हो रहा है उसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, इक्विलिब्रियम का डेल्टा जी हमेशा 0 होता है। अगर किसी सेल रिएक्शन का डेल्टा जी, अच्छा डेल्टा जी के बारे में और क्या चीज, ये होता क्या है वैसे, वैल्यू नहीं चाहिए, होता क्या है ये, उससे ये पता चलता है कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। वो तो हो गई बात, डेल्टा जी जिसके लिए नेगेटिव है वो चीज स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी का नाम क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। इट इज इक्वल टू व्हाट? नो फॉर्मूलाज प्लीज, फिजिकल सिग्निफिकेंस। आप एंथैल्पी के लिए क्या बोलते हो? हीट कंटेंट, हीट चेंज, एक रिएक्शन से कितनी एनर्जी निकल सकती है हीट की फॉर्म में, या कितनी उसको चाहिए होती है। ऐसी डेल्टा जी क्या होता है प्रभनूर? ओके प्रभनूर, डेल्टा जी, हाँ प्रज्ञा।
उधर से सही आ गया इसलिए रोक दिया। नो फॉर्मूला, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नहीं चाहिए, वो डिटेल में रिवाइज कराऊंगी तो एक्सपेक्ट करूंगी। सिर्फ डेल्टा जी के बारे में कोई और शब्द, कोई और लाइन एक्सेप्ट फॉर फॉर्मूलाज। एक सेकंड, वन बाय वन। कितना नेगेटिव वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, तुमने क्या बोला था? कितनी हीट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ओके, लेट मी टेल यू, डेल्टा जी इज एक्चुअली द वर्क डन, नॉन एक्सपेंशन, यूजफुल वर्क डन कितना है किसी भी इंजन से, किसी भी सिस्टम से। फ्री एनर्जी, किसी सिस्टम से आप वर्क डन कितना निकाल सकते हो? एंट्रोपी में कुछ वेस्ट हुआ, कंटेनर गर्म करने में कुछ वेस्ट हुआ, बॉइलिंग के दौरान कुछ वेस्ट हुआ, पता नहीं कितने चेंजेस करते 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 एंड में हम पहुंचते हैं भाई इस रिएक्शन में सारी वेस्टेज हटा दूं, आपको कितना वर्क डन मिला? दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन। यानी एक्चुअली में मैं इसको क्या कह सकती हूं? वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन। लिखिए इस बात को। और आपने बताया स्पॉन्टेनियस के लिए तो नेगेटिव होता है, तो माइनस डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, फिर चाहे वो सेल का वर्क डन है, चाहे वो इंजन का वर्क डन है, चाहे वो गैस के एक्सपेंशन पिस्टन में उसका वर्क डन है। किसी और डिटेल में मैंने आपको रोका, आप लोगों ने क्या क्या चीज दी, चाहिए ही नहीं मेरे को ट्वेल्थ क्लास में। मुझे ट्वेल्थ क्लास में सिर्फ एक बात चाहिए, किसी भी प्रोसेस से, फिर चाहे वो सेल था, फिर चाहे वो पिस्टन था, इंजन था, डायनामो है, कोई बैटरी है, उसमें वर्क डन आपको कितना, ह्यूमन बीइंग्स को कितना मिल पा रहा है, दैट इज माइनस डेल्टा जी। तो कैन आई राइट नाउ, एक सेल का मैक्सिमम वर्क डन या गिब्स फ्री एनर्जी, और ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रही हूं एक सेल के लिए, अब सारा वही सेल के लिए रिएक्शन इज इक्वल्स टू वर्क डन एक सेल का दिया गया NFE। अकेला मैं वर्क डन ऑफ अ सेल की बात करूं, ये लिखना मत, समझा रही हूं। NFE, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्ड, एफ आप जानते हो फेरेडे, ई क्या है जो नर्स निकाल के दे रहा है इतनी देर से? ई सेल। तो किसी सेल का मैक्सिमम वर्क डन, यानी वर्क डन की जगह मैं क्या पुट करूंगी? NFE। अब वो माइनस इधर ले आऊं, ठीक है? फॉर अ सेल रिएक्शन जो इतनी देर से आप कर रहे हो, आप मेरे को ई निकाल के दे रहे हो, सेकंड पार्ट में दूंगी इसका डेल्टा जी निकाल के दो। तो क्या करना है डेल्टा जी निकालने में? सिर्फ एक ही काम, NFE of that reaction, and if its reaction is cell तो मैंने E cell लिख दिया। तो किसी भी सेल का गिब्स फ्री, यानी कि आई एम गिविंग यू रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ सेल, नोट इट। तो अब अगर मैं आपको कहूं मैं एक रिएक्शन दे रही हूं बच्चों, मेरे को उसका डेल्टा जी की वैल्यू दो। यस, एफ इसमें अभी आप 96500 ही यूज करोगे, जब तक आपको कहा ना जाए तब तक डोंट चेंज, ठीक है? इस रिएक्शन का, ये मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस में दिया सब कुछ, कंसंट्रेशन नहीं दी तो पूछो भी मत, मतलब ये स्टैंडर्ड दिया है मैंने आप। मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा जी दीजिए अगर इसका ई नॉट जो है वो 1.1 है, एफ की टर्म्स में दीजिएगा, फैराडे की टर्म्स में, डोंट यूज फैराडे की वैल्यू, आई नीड इट इन टर्म्स ऑफ एफ। तो आप क्या दोगे इसका डेल्टा जी? माइनस, माइनस मत भूलना, ठीक है? 2F इंटू 1.1, यस 2.2 फेराडेज नेगेटिव में। तो जिसके पास ई सेल आ गया उसके पास डेल्टा जी तो आ गया। एनीवन, यहां तक कोई इशू? लास्ट एक रिएक्शन लिखिए, ये टेस्ट में नहीं है हिस्सा, लेकिन टॉपिक से कनेक्टेड है इसलिए बता रही हूँ। लास्ट एक फॉर्मूला और लिखिए और उसके बाद टेस्ट देती हूँ मैं आपको, पहले ये नोट हो जाए सबके पास प्लीज। तो यहां भी गलती अगर आपसे होगी तो एन की होगी, ई सेल तो आप नर्स्ट वाला ही उठा के डालोगे। फेरेडे आपको पता है, ज्यादातर फेरेडे की टर्म्स में पूछते हैं, 96500 मल्टीप्लाई करवाने में इंटरेस्ट नहीं है हमारा। आप गलती कहां करोगे? एन में। उसके इक्वल क्यों है ये आपको नहीं बताया जा सकता अभी। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के, व्हाट इज डेल्टा जी? अब सारी क्लास को समझ आ चुका है। डेल्टा जी नॉट भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो नॉट हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी अकेला वैसे ही हो जाएगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है? व्हाट इज दिस के? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूं एक बार, तब नर्स वाली बात दोबारा कर लेती हूं। नर्स का फॉर्मूला क्या था?
इन शॉर्ट क्यू लिख दूं अब तो? अगर इक्विलिब्रियम आ गया, इफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, इस क्यू की जगह क्या लिख सकती हूं? हाँ जी, बस अगला स्टेप वो मुझे पता नहीं था ना, इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं मेरे पास, मैं तो एवरेज हूं, मैं तो एक एक करके करूंगी ना। जैसे मैंने लॉग के पुट किया, इट शुड बी 0, तो ई नॉट इधर आ जाएगा, और ई नॉट को डेल्टा जी करना हो तो एनएफ से मल्टीप्लाई तो करना होता है। एनीवेज, वो डेरिवेशन में ना जाके पहले बस बता रही हूं के लाने का मतलब क्या होता है। अब लिखिए रिलेशनशिप, आई एम टेलिंग यू, लिखिए डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, इसको डिराइव कर सकते हैं आप लोग, अगर मैं ना करवाऊं तो इसे बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। पहले तो याद करेंगे फिर डिराइव करेंगे, डिराइव करने का मेरा जब मन हुआ तब करेंगे, पहले तो मैं याद कराऊंगी। अब इसको सॉल्वेबल बनाना हो मुझे तो क्या करूं? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस आर टी, नेचुरल लॉग की जगह क्या कर देना चाहिए? 2.303, तो उसकी जगह मैंने यहां पर किया 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। मेरा एक सवाल, फॉर अ सेल टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, के शुड बी स्मॉलर देन, ना 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 ना, ये पॉजिटिव थोड़ी पूछूंगी तुमसे, इतना थोड़ी ना मेरे चेहरे पे कुछ लिखा है, इतना तो कर ही लोगे यार। इसको इसको नेगेटिव बनाना है तो ये सारी टर्म तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि आगे नेगेटिव लिखा है, ये नहीं पूछ रहे आपसे। लॉग के, अगर के 1 से छोटा हुआ फ्रैक्शनल, हो गया तुम्हारा नेगेटिव का पॉजिटिव। अगर के 1 से बड़ा होगा तभी ये नेगेटिव जिंदा रहेगा, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, साथ ही साथ जो के है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इस बात को समझो, और अब जो डीपीपी तुमको दी है वो तुम्हारा होमवर्क है। अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव के 4-5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लूंगी जो मैंने अभी तक कराए ही नहीं है इस टॉपिक के, डेल्टा जी और ई के, वो मेरे लिए छोड़ देना। तुम्हें दिख जाएगा, तुम्हारे जो नहीं हो पा रहे वो मेरे लिए छोड़ देना। सब्जेक्टिव तो पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव में एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में कराने के लिए मेरे को टाइम चाहिए, ताकि आपकी गलती ना हो जेई नीट के लिए। सब्जेक्टिव में नर्स रिलेटेड पार्ट पूरा, अगली क्लास में नया पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होगा जिसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा।